मैंने अमीर उत्तराधिकारिणी सेराफिन के साथ शांति से ब्रेकअप कर लिया। उसने अपने लंबे समय से बिछड़े पहले प्यार के साथ अपना रोमांस फिर से शुरू कर दिया था। केवल एक विकल्प सब्स्टिट्यूट के रूप में मैंने नम आंखों से $50 मिलियन की ब्रेकअप फीस स्वीकार की और चुपचाप अपनी राह ले ली। ये हम दोनों के लिए एक सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो अचानक ये चिल्लाती हुई क्यों आ गई कि वो मुझे जान से मारना चाहती है। भगवान ही जाने, क्या मैं बस एक ब्लाइंड डेट पर नहीं गया था और एक नया साथी नहीं ढूंढा था। लूसियन, क्या तुम्हारी मौत आई है? एक तेज उग्र दहाड़ के साथ प्राइवेट रूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। हाई हील्स पहने सेराफिन अंदर घुस आई। उसने लापरवाही से मेज से रेड वाइन की एक बोतल उठाई और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। कांच के टुकड़े हर जगह उड़ गए और गहरा लाल तरल मेरी ब्लाइंड डेट की ड्रेस के किनारे पर छलक गया। लड़की ने घबराकर एक चीख मारी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मिस थॉर्न, क्या आप पागल हो गई हैं? मैंने त्योहारी चढ़ाई। मैं पागल हूं? मुझे लगता है कि तुम पागल हो। सेराफिन मेरी ओर दौड़ी और मेरा कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मुझे गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारी मेरी पीठ पीछे ब्लाइंड डेट पर जाने की हिम्मत कैसे हुई? हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं, मैंने उसे शांति से देखते हुए कहा। ब्रेकअप? क्या मैंने इसके लिए हामी भरी थी? उसने अपने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। मैंने तुम्हें पॉकेट मनी के रूप में 50 मिलियन दिए थे और कहा था कि आज्ञाकारी बनकर घर पर मेरा इंतजार करना। मेरी दी हुई रकम लेकर दूसरी औरतों की तलाश करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? मैंने बलपूर्वक उसके हाथों को हटाया। सेराफिन, वो 50 मिलियन ब्रेकअप फीस थी जो तुमने मुझे दी थी। तुमने कहा था कि वैलन वापस आ गया है और तुम उसे उसका सही दर्जा देना चाहती हो। मैंने पैसे लिए और तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए चला आया। क्या तुम यही सम्मानजनक विदाई नहीं चाहती थी? सम्मानजनक? मेरी जूती! उसने अपना हाथ जोर से मेज पर पटका। मुझसे सम्मान मांगने वाले तुम होते कौन हो? तुम तुम बस एक कुत्ते हो जिसे मैं पालती हूं। भले ही मुझे अब तुम्हारी जरूरत ना हो, लेकिन तुम वहीं रहोगे जहां तुम हो और मेरे लिए रेंगोगे। ब्लाइंड डेट वाली लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपना बैग पकड़ा और बाहर भागने की कोशिश की। रुको! सेराफिन ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। दरवाजे के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने तुरंत लड़की का रास्ता रोक लिया। सेराफिन, हद पार मत करो, उसे जाने दो। मैं खड़ा हो गया। दिल टूट रहा है? सेराफिन ने ताना मारा। वो लड़की के पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इस तरह का एक सस्ता कचरा वास्तव में सोचता है कि वो मेरी बराबरी कर सकती है? क्या तुम अंधे हो? मुझे परेशान करने के लिए ऐसी घटिया औरत को ढूंढ लाए? मिस थॉर्न, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाएं। लड़की लगभग रोने वाली थी। सेराफिन ने अपना हाथ उठाया और लड़की के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की? सेराफिन! मैं पूरी तरह से क्रोधित हो गया और लड़की को अपने पीछे खींच लिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? तभी दरवाजे के बाहर से जल्दबाजी में कदमों की आहट आई। वैलन हांफता हुआ अंदर दौड़ा। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें लाल थीं और वो अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रहा था। सेराफिन, कृपया क्रोधित मत हो, ये सब मेरी गलती है। उसने सिसकते हुए सेराफिन का हाथ पकड़ा। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आता तो लूसियन को खतरा महसूस नहीं होता और वो ब्लाइंड डेट पर नहीं आता। कृपया उसे दोष मत दो। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दो। मैं सेराफिन ने वैलन का हाथ थामने के लिए अपना हाथ घुमाया। उसकी आंखें तुरंत नरम हो गईं। वैलन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बस बहुत दयालु हो। इसी वजह से उसके जैसे एहसान फरामोश लोग तुम्हें परेशान करते हैं। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी नज़र एक बार फिर बर्फ की तरह ठंडी हो गई। लूसियन, वैलन को देखो और फिर खुद को देखो। तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने इस घृणित जोड़ी को ठंडेपन से देखा। चूंकि वो इतना ही अद्भुत है तो तुम मुझे क्यों ढूंढने आई? दफा हो जाओ और उसके साथ प्यार के पंछी बनो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी? सेराफिन ने मुझे घूरते हुए कहा। तुम्हारी ब्लाइंड डेट की खबर मेरे पूरे सोशल सर्कल में फैल गई। हर कोई जानता है कि मैं सेराफिन थॉर्न, जिस कुत्ते को पालती थी, उसने मुड़कर किसी और को ढूंढ लिया। तुमने मुझे पूरी तरह से अपमानित किया है। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने सीने में उठ रहे गुस्से को दबाया। ब्लाइंड डेट पर जाना मेरा अपना मामला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही वो 50 मिलियन स्वीकार कर चुका हूं। अब हमारा हिसाब बराबर है। मेरी ब्लाइंड डेट को जाने दो और अब से हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। बराबर? सपने देखते रहो। सेराफिन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। लूसियन के नाम के सभी बैंक खाते तुरंत फ्रीज कर दो, खासकर वो कार्ड जिसमें 50 मिलियन है। उसे एक पैसा भी मत छूने देना।
फ़ोन काटकर उसने जीत के भाव से मुझे देखा। लूसियन, तुम अब कंगाल हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे पैसों के बिना दूसरी औरतों का खर्चा कैसे उठाते हो। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गहरे गड़ गए। सेराफिन, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो। मैं कर रही हूँ। तुम क्या कर लोगे? उसने आगे बढ़कर मेरे गाल थपथपाए। तुम्हारी बहन के मेडिकल बिल अगले महीने दे हैं, है ना? इस 50 मिलियन के बिना वो केवल मरने का इंतजार कर सकती है। मेरी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सेराफिन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने प्राइवेट रूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। अभी मेरे साथ रेंगते हुए वापस चलो, वरना कल मैं किसी को भेजकर तुम्हारी बहन का वेंटिलेटर बंद करवा दूंगी। वैलन ने धीरे से उसके कपड़ों का किनारा खींचा। सेराफिन, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? लूसियन बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। कृपया उसे इस बार माफ कर दो। वैलन, तुम इससे बाहर रहो। उसके जैसे घटिया लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। सेराफिन ने ठंडी सांस ली, मुझे पूरी तरह से तिरस्कार के साथ देखते हुए। लूसियन, मैं तुम्हें सोचने के लिए ठीक 3 सेकंड दूंगी। 1, 2। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनके भीतर के जानलेवा इरादे को छुपाते हुए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और बलपूर्वक मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। मैंने विरोध नहीं किया। उन्हें मुझे रेस्तरां से बाहर घसीटने दिया। ब्लाइंड डेट वाली लड़की कोने में छिपी, कांपते हुए यह दृश्य देख रही थी। इससे पहले कि मैं माफी भी मांग पाता, मुझे सेराफिन की लंबी लिंकन कार में धकेल दिया गया। कार के अंदर का दबाव घुटन भरा था। सेराफिन मेरे सामने बैठी थी, शैंपेन का गिलास पकड़े हुए। वैलन एक पालतू बिल्ली की तरह उसके कंधे से टिका हुआ था। लूसियन, क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? सेराफिन ने अपने वाइन के गिलास को घुमाया। उसका लहजा मजाक से भरा था। अगर तुम मेरे पैसे लेते हो तो तुम्हें एक विकल्प होने का आत्मज्ञान होना चाहिए। मैंने तुम्हें अभी तक दफा होने के लिए नहीं कहा है, और तुमने अपना अगला सहारा ढूंढने की हिम्मत की। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारी बहुत मांग है? मैंने कुछ न कहते हुए खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या तुम्हारी जीभ कट गई है? जब तुम पहले जवाब दे रहे थे तो काफी बातूनी नहीं थे। उसने अपनी हाई हील की नोक का इस्तेमाल करके मेरी पिंडली पर प्रहार किया। बोलो, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैंने अपना सिर घुमाया और उसे भावहीन होकर देखा। मुझे दया की भीख मांगते हुए सुनना चाहती हो, या मुझे तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हुए सुनना चाहती हो? सेराफिन, चूंकि तुम वैलन को इतना पसंद करती हो, तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती? सेराफिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम्हें जाने दूं? सपने देखते रहो। तुम्हारा वो चेहरा थोड़ा बहुत वैलन जैसा दिखता है। बस यही तुम्हारी कीमत है। अब जबकि वैलन वापस आ गया है, तो तुम मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। लेकिन जो मेरा है, सेराफिन थॉर्न का है। भले ही मैं उसे फेंक दूं, वो किसी और के उठाने के लिए नहीं है। वैलन ने सही समय पर आह भरी। लूसियन, सेराफिन को गुस्सा दिलाना बंद करो। सेराफिन का स्वभाव सीधा है, लेकिन वो अभी भी दिल से तुम्हारी परवाह करती है। जब तक तुम आज्ञाकारी रूप से उसकी बात सुनते हो, सेराफिन निश्चित रूप से तुम्हारी बहन के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। उसके शब्द दोषरहित रूप से गढ़े गए थे, फिर भी हर वाक्य मेरे दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। मैंने ताना मारा, वैलन, एक अच्छा इंसान होने का नाटक करना बंद करो। उस समय तुमने गरीबों को तुच्छ समझा और अमीरों से प्यार किया। थॉर्न परिवार का पैसा लेकर भाग गए। अब जब तुम देखते हो कि सेराफिन परिवार की मुखिया बन गई है, तो तुम वापस भाग आए और गहरे प्यार का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें कर्मों से डर नहीं लगता? एक गिलास ठंडी शैंपेन सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दी गई। सेराफिन ने मुझे गुस्से से घूरा। लूसियन, अपना मुंह बंद रखो। उस समय वैलन की अपनी मजबूरियां थीं। तुम्हें उसे बदनाम करने का क्या अधिकार है? अगर तुमने उसके बारे में एक और बुरा शब्द कहने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वैलन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके चेहरे पर टप टप आंसू गिरने लगे। सेराफिन, उसे मत मारो। लूसियन सही है, ये सब मेरी गलती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चला जाऊंगा। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये कहते हुए वो कार के दरवाजे की ओर बढ़ा। सेराफिन ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। दुखी चेहरे के साथ उसके आंसू पोंछने लगी। वैलन, मत जाओ। जिसे जाना चाहिए वो ये घटिया इंसान है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। कार जल्द ही थॉर्न परिवार की पहाड़ी एस्टेट में पहुंच गई। बॉडीगार्ड्स ने मुझे कार से धकेल दिया। मैं लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला और फिर संभल गया। सेराफिन वैलन का हाथ पकड़े एक रानी की तरह आगे चल रही थी।
इसे बेसमेंट में बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी इसे खाने के लिए कुछ भी देने की अनुमति नहीं है, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। 2 बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मेरे हाथ मरोड़े और मुझे अंधेरे, नम बेसमेंट में ले गए। लोहे का दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ बंद हो गया और आसपास सन्नाटा छा गया। मैं ठंडी दीवार के सहारे झुक गया, भारी सांसें ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था जब लोहे के दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज़ आई। ताला घुमाया गया और प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली किरण अंदर आई। वैलन एक कप गर्म चाय पकड़े हुए धीरे धीरे अंदर चला आया। उसके चेहरे पर जो दयनीय भाव था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह खुलेआम आत्मसंतुष्टि ने ले ली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे ठंडेपन से घूरा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। वो हल्का सा हंसा। अचानक उसने अपनी कलाई घुमाई और उबलती हुई गर्म चाय सीधे उसके अपने हाथ के पिछले हिस्से पर छलक गई। उसने एक दर्दनाक चीख मारी और चाय का कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुला और सेराफिन कुछ नौकरों के साथ अंदर घुसी। वैलन, क्या हुआ? उसने तुरंत वैलन का लाल और सूजा हुआ हाथ देखा और चिल्लाने लगी। सेराफिन, मैं दया करके लूसियन के लिए कुछ चाय लाया था। न केवल उसने इसे पीने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने चाय मेरे हाथ पर फेंक दी। वैलन सेराफिन के गले लग गया। क्या वो अभी भी तुम्हें मुझसे दूर ले जाने के लिए मुझे दोषी ठहरा रहा है? सेराफिन ने अपना सिर घुमाया, जहरीले ब्लेड जैसी आंखों से मुझे घूरते हुए। लूसियन, तुम मौत को दावत दे रहे हो? वो आगे बढ़ी, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। सेराफिन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? उसने खुद चाय उड़ेली और उसने खुद ही इसे अपने ऊपर फेंका। क्या तुम अंधी हो? तुम्हारी अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत है? सेराफिन ने बलपूर्वक खुद को मेरी पकड़ से छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की तेज आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। मैंने अपना सिर घुमाया। मेरे मुंह के कोने में खून का स्वाद आ रहा था। इसे मारो! सेराफिन ने मेरी ओर इशारा करते हुए हिस्टीरियाई रूप से दहाड़ते हुए कहा, जब तक कि वो घुटने टेक कर वैलन से माफी न मांगे। कई बॉडीगार्ड आगे बढ़े, उनके मुक्के तूफान की तरह मुझ पर बरसने लगे। मैं जमीन पर सिकुड़ गया, बिना कोई आवाज किए बेताबी से अपने सिर की रक्षा करने लगा। सेराफिन एक तरफ खड़ी होकर ठंडी आंखों से ये सब देख रही थी। लूसियन, मुझे चुनौती देने का यही अंजाम होता है? तुम होते कौन हो जो मेरे इंसान को छूने की हिम्मत करो? वैलन ने उसकी आस्तीन खींची, दया में अपना सिर दूसरी ओर मोड़ने का नाटक किया। सेराफिन, जाने दो। अगर तुम उसे ऐसे ही पीटती रही तो उसकी जान जा सकती है। आखिरकार वह 3 साल से तुम्हारे साथ है। भले ही उसने कुछ हासिल न किया हो, लेकिन उसने कड़ी मेहनत की है। तुम बस बहुत कोमल हृदय वाली हो। सेराफिन ने कोमलता से उसका चेहरा छुआ। उसने अपना हाथ हिलाया, बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा किया। मैंने जमीन से उठने का संघर्ष किया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। मेरे सीने में एक तेज दर्द हुआ। मुझे लगा कि मेरी 2 पसलियां टूट गई हैं। सेराफिन, बेहतर होगा कि तुम आज मुझे पीट पीट कर मार डालो। मैंने अपना सिर उठाया, उसे ध्यान से देखते हुए। वरना एक दिन मैं तुम्हें इसे ब्याज सहित चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। सेराफिन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। चुकाओगे? बस तुम, कचरे का एक टुकड़ा जो केवल मेरे दान पर जीवित रह सकता है। तुम मुझसे लड़ने के लिए किस चीज का उपयोग करोगे? वह मेरे पास आई और उसने अपना पैर मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर रखा। उसकी स्टिलेटो की हील बेदर्दी से मेरे पोरों को कुचल रही थी। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया। पीड़ा की किसी भी चीख को बलपूर्वक निगल गया। कल रात वैलन के साथ मेरी सगाई की पार्टी है, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसका लहजा द्वेष से टपक रहा था। चूंकि तुम्हें थॉर्न एस्टेट में रहना बहुत पसंद है, तो कल आकर हमें प्लेटें सर्व करना। मैंने अचानक अपना सिर उठाया। ऐसा सोचना भी मत, ये तुम पर निर्भर नहीं है। सेराफिन ने ताना मारा। तुम्हारी बहन के वेंटिलेटर के रख रखाव के लिए महीने में 1 लाख का खर्च आता है। जब तक तुम ना कहने की हिम्मत करोगे, मैं तुरंत किसी को अस्पताल भेजूंगी और उसकी दवाएं बंद करवा दूंगी। मेरा शरीर कांप उठा। मेरी आंखों का गुस्सा लगभग उसे जला रहा था। सेराफिन, तुम एक निरपेक्ष जानवर हो। जितना चाहो कोस लो। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। याद रखना, कल रात 8 बजे वेटर की वर्दी पहन लेना और मुझे अपमानित मत करना। ये कहने के बाद उसने वैलन के साथ हाथ मिलाया और बिना पीछे मुड़े बेसमेंट से बाहर निकल गई। लोहे का दरवाज़ा एक बार फिर बंद कर दिया गया। अंधेरे में मैं दीवार के सहारे नीचे खिसक गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी बहन इस दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार थी। 3 साल पहले
वो एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी और एक वनस्पति वेजिटेटिव अवस्था में चली गई थी। दुर्घटना करने वाला चालक मौके से भाग गया था। उसके भारी भरकम मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए मेरे पास उस अपमानजनक विकल्प समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं बस 3 साल तक इसे सहन कर लूं, तो 50 मिलियन मिलने के बाद मैं अपनी बहन को इलाज के लिए विदेश ले जा सकूंगा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सेराफिन का मुझे जाने देने का कभी कोई इरादा नहीं था। अगली शाम थॉर्नविला शानदार ढंग से जगमगा रहा था। एक बेढंगी वेटर की वर्दी पहने और शैंपेन से भरी ट्रे ले जाते हुए मैं भव्य रूप से तैयार मेहमानों के बीच से गुजरा। मेरे सीने की चोटें अभी भी दर्द से टीस रही थीं। हर कदम सुइयों पर नाचने जैसा लग रहा था। सेराफिन ने एक शानदार हाउते काउचर गाउन पहना था, वैलन के साथ हाथ मिलाए हुए, जो एक चिकने सूट में तैयार था। वे भव्य हॉल के बीच में खड़े होकर हर किसी का आशीर्वाद स्वीकार कर रहे थे। अरे बाप रे! क्या ये लूसियन नहीं है? मेरे पीछे एक तीखी महिला की आवाज आई। मैंने अपना सिर घुमाया और सेराफिन की सबसे अच्छी दोस्त कैलिस्ता को देखा। उसने वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था और मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हो? मुझे लगा कि तुम्हें बहुत पहले ही सड़क पर धक्के मारकर निकाल दिया गया था। आसपास के मेहमान हमें अजीब नजरों से देखने लगे। मिस कैलिस्ता, कृपया मुझे माफ करें, मैंने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें किस बात के लिए माफ कर दूं? कैलिस्ता ने ठंडी सांस ली। प्लेटें ले जाने वाले एक तुच्छ नौकर की वास्तव में मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक उसने अपनी कलाई घुमाई और उसके गिलास की रेड वाइन सीधे मेरे चेहरे पर छलक गई। बर्फीला तरल मेरे गालों और मेरे कॉलर में बह गया, जिससे मैं पूरी तरह से दयनीय दिख रहा था। भव्य हॉल तुरंत शांत हो गया। हर कोई हमारी दिशा में देखने लगा, आपस में फुसफुसाने लगा। सेराफिन और वैलन चलकर आए। क्या हो रहा है? सेराफिन ने त्योहारी चढ़ाते हुए पूछा। सेराफिन, तुम्हारे इस नौकर में तमीज नहीं है, केलिस्ता ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से पहले शिकायत की। मैंने उसे प्यार से ग्रीट किया और उसने वास्तव में मुझे घूरने की हिम्मत की। सेराफिन ने मुझे ठंडी नजर से देखा। लूसियन, क्या तुम्हारी त्वचा को फिर से पीटने की खुजली हो रही है? तुरंत कैलिस्ता से माफी मांगो। मैंने अपने चेहरे से रेड वाइन पोंछी और उसे शांति से देखा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं माफी क्यों मांगूं? तुम्हारी अभी भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत है? सेराफिन ने अपना हाथ उठाया। एक और थप्पड़ मारने वाली थी। वैलन ने जल्दी से उसे रोक लिया। सेराफिन, आज हमारी सगाई का दिन है। इस तरह के इंसान पर गुस्सा मत करो। वो मुड़कर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में कुटिल क्रूरता की चमक थी। लूसियन, बेहतर होगा कि तुम बस माफी मांग लो। हर किसी को इसे मजाक मत समझने दो। तभी वैलन ने अचानक एक गहरी सांस ली। मेरी अंगूठी कहाँ है? उसने अपनी जेबें थपथपाईं। उसका भाव काफी बदल गया था। सेराफिन, तुमने मुझे जो सगाई की अंगूठी दी थी वो गायब है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। वो अंगूठी करोड़ों की थी, जिसे विशेष रूप से सेराफिन ने विदेशी नीलामी घर से जीता था। वह गायब कैसे हो सकती है? क्या तुमने उसे अपनी जेब में नहीं रखा था? सेराफिन चिंतित हो गई। मुझे नहीं पता। अभी केवल लूसियन मेरे करीब आया था। वैलन ने अचानक मेरी ओर इशारा किया। लूसियन, क्या तुमने मेरी अंगूठी ली है? हर किसी की निगाह तुरंत मुझ पर टिक गई। तिरस्कार, उपहास और दूसरे के दुख में सुखी होने स्चार्डेनफ्रोडे के भाव एक वायुरुद्ध जाल में उलझ गए। मैंने ठंडेपन से वैलन के बनावटी चेहरे को देखा। मैंने उसे नहीं लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो! कैलिस्ता तुरंत बाहर कूद पड़ी। अभी तुम वैलन के सबसे करीब थे। अगर तुमने इसे नहीं चुराया है, तो और कौन हो सकता है? लूसियन, क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम पागल हो गए हो? तुमने वैलन की सगाई की अंगूठी चुराने की भी हिम्मत की। सेराफिन का चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया। उसने लंबे कदम मेरी ओर बढ़ाए और मेरी आंखों में सीधे घूरा। लूसियन, अंगूठी सौंप दो। मैंने तुमसे कहा, मैंने उसे नहीं लिया है। मैंने पीछे हटे बिना उसकी नजर का सामना किया। तुम बिना सबूत के नहीं मानोगे, है ना? सेराफिन ने ताना मारा और बॉडीगार्ड्स को आदेश देने के लिए मुड़ी। इसकी तलाशी लो! 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, मेरे कंधों को बेदर्दी से पकड़ लिया और मेरे कपड़ों की तलाशी लेने लगे। मैंने संघर्ष नहीं किया। उन्हें मेरी इस तरह तलाशी लेने दी जैसे किसी अपराधी के साथ व्यवहार किया जा रहा हो, क्योंकि मुझे पता था कि संघर्ष करने से केवल और अधिक अपमान होगा। कुछ सेकंड बाद एक बॉडीगार्ड ने मेरे सूट जैकेट की जेब से एक छोटा मखमली बॉक्स निकाला। बॉक्स खोला गया और उसके अंदर एक शानदार हीरे की अंगूठी चुपचाप रखी हुई थी।
पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। उसने सच में इसे चुराया है। हे भगवान, ये बहुत ही बेशर्मी है। जब उसे एक विकल्प के रूप में पैसे नहीं मिल सके तो उसने इस तरह की छोटी चोरी करना शुरू कर दिया। मिस थॉर्न ने आखिर इतने एहसान फरामोश इंसान को कैसे पाल लिया? अंगूठी देखकर वैलन ने तुरंत अपना मुंह ढंक लिया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। लूसियन, अगर तुम्हें पैसों की कमी थी तो तुम मुझे बता सकते थे। तुम्हें सेराफिन द्वारा दी गई अंगूठी चुराने की क्या जरूरत थी? ये हमारे प्यार की गवाह है। उसके शब्दों ने मुझे तूफान के केंद्र में और भी धकेल दिया। सेराफिन गुस्से से कांप रही थी। उसने बॉक्स छीना और उसे मेरे चेहरे पर जोर से दे मारा। लूसियन, तुम मुझे पूरी तरह से बीमार कर देते हो। क्या मेरे थॉर्न परिवार ने कभी तुम्हें भूखा या ठंडा रहने दिया? तुम वास्तव में चोरी करने की हद तक गिर गए। छोटा सा बॉक्स मेरे माथे पर लगा, जिससे खून निकलने वाली खरोंच आ गई। मैंने फर्श पर लुढ़कती अंगूठी को देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मेरी हंसी से सेराफिन क्रोधित हो गई थी। मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। मैंने अपना सिर उठाया, बर्फीली नजर से उसे देखते हुए। वैलन अभी मेरे करीब भी नहीं आया था। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये अंगूठी मेरी जेब में कैसे आ गई? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि वैलन ने तुम्हें फंसाया है? सेराफिन ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ के साथ उसने मेरे चेहरे पर बेदर्दी से वार किया। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि वैलन किस तरह का इंसान है। वो एक चींटी पर कदम रखना भी सहन नहीं कर सकता। वो तुम्हें कैसे फंसा सकता है? लूसियन, न केवल तुम्हारे हाथ गंदे हैं, बल्कि तुम झूठ से भी भरे हुए हो। उसने भव्य हॉल के फर्श की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ चुभने वाली तीखी थी। अब तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाओ और वैलन से माफी मांगने के लिए माथा टेको, वरना मैं अभी किसी को अस्पताल भेजूंगी और तुम्हारी बहन का वेंटिलेटर बंद करवा दूंगी। फिर से यही चाल। वह हमेशा जानती थी कि मेरे कमजोर बिंदु को पकड़कर मेरी अधीनता को कैसे मजबूर किया जाए। मैंने अपने चारों ओर की खुशी मनाती हुई चेहरों को देखा, वैलन की आंखों में बेपरवाह आत्मसंतुष्टि को देखा और फिर सेराफिन के चेहरे को देखा। एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने एक बार लुभावनी ब्रेथटेकिंग माना था, लेकिन अब केवल घृणित पाता हूं। मेरे दिल की गहराई में उम्मीद की आखिरी किरण भी पूरी तरह से बुझ गई थी। 3 साल तक ओल्ड मिस्टर थॉर्न द्वारा उस समय मुझ पर किए गए जीवन रक्षक अनुग्रह को चुकाने के लिए मैंने स्वेच्छा से अपनी पहचान छिपाई और एक विकल्प के रूप में सेराफिन के पक्ष में रहा। मुझे लगा कि जब तक मैं हार मान लूंगा, एक दिन वो मेरे कठिन प्रयासों को समझेगी। लेकिन मैं गलत था। कुछ लोग बस हड्डी तक सड़े हुए होते हैं। सेराफिन, ये आखिरी बार है जब तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैंने उसे शांति से देखा। कोई गुस्सा नहीं था, कोई अपमान नहीं था, केवल एक मृत व्यक्ति को देखने की ठंडी अलगाव थी। मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और सबके सामने वो नंबर डायल किया जो मैंने 5 साल से नहीं किया था। फ़ोन का उत्तर मिलने से पहले केवल एक बार घंटी बजी। हेलो। दूसरे छोर से एक गहरी, आधिकारिक पुरुष आवाज़ आई। बड़े भाई, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मेरा खेल खत्म हो गया है। आओ मुझे ले जाओ और घर ले चलो। भव्य हॉल तुरंत शांत हो गया। हर कोई दंग था। जाहिरा तौर पर यह समझने में असमर्थ था कि मैं क्या कर रहा था। सेराफिन वास्तविकता में वापस आने वाली पहली व्यक्ति थी, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। वो बेलगाम हंसी में फूट पड़ी। लूसियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बड़े भाई? तुम्हारे पास कौन से बड़े भाई हैं? तुम्हारा वो मरा हुआ बाप जो एक निर्माण स्थल पर ईंटें ढोता था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक यादृच्छिक फोन कॉल करके और नाटक खेलकर सजा से बच सकते हो? उसने अचानक अपनी मुस्कान छोड़ दी। उसकी निगाहें शातिर हो गईं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। घुटने टेको, वरना तुम्हारी बहन आज रात मर जाएगी। मैंने अपना फोन दूर रखा और उसे ठंडेपन से देखा। सेराफिन, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि असल में घुटने किसे टेकने चाहिए। मौत सामने होने पर भी जिद्दी बने रहना। मेरी आंखों में जमी हुई ठंडक से आहत होकर सेराफिन अपमान से उत्पन्न क्रोध में उड़ गई। बॉडीगार्ड्स, इसे जमीन पर गिरा दो। अगर ये आज माथा नहीं टेकता है तो इसके पैर तोड़ दो। कई गठीले बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मुझे घेर लिया। वैलेन सेराफिन के पीछे खड़ा था। उसके होठों पर एक विषैली मुस्कान खेल रही थी। लूसियन, बस मान जाओ। ये पीड़ा खुद पर क्यों ला रहे हो? ठीक उसी समय जब बॉडीगार्ड्स के हाथ मुझे छूने वाले थे, धड़ाम! विला के भारी मुख्य दरवाजे बाहर से एक बड़े बल द्वारा हिंसक रूप से लात मारकर खोले गए थे। इस विशाल टक्कर ने हॉल में क्रिस्टल झूमर को हिला दिया। हर कोई डर के मारे उछल पड़ा और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। काले सूट और धूप का चश्मा पहने बॉडीगार्ड्स की 2 पंक्तियां अंदर आईं, जो जल्दी से दोनों ओर लाइन बनाने के लिए विभाजित हो गईं। ये फॉर्मेशन थॉर्न परिवार के सुरक्षा स्तर से कई लीग ऊपर था। ठीक उसके बाद
बॉडीगार्ड से घिरे एक पुरुष और एक महिला ने भव्य हॉल में लंबे कदम रखे। आदमी लंबा और सीधा था। उसके फीचर्स तीखे और ठंडे थे, मेरे साथ थोड़ी समानता रखते थे। उसके पूरे अस्तित्व से किसी ऐसे व्यक्ति की कमांडिंग उपस्थिति झलक रही थी जिसने लंबे समय तक सत्ता का उच्च पद संभाला हो। वह बिल्कुल राजधानी के शीर्ष वित्तीय राजवंश वैनगार्ड परिवार के वर्तमान प्रमुख थे। उनके बगल में राजधानी के क्रॉफ्ट परिवार की सबसे बड़ी बेटी लिसांड्रा थी, जो जन्म से ही व्यवस्थित शादी के द्वारा मेरी मंगेतर भी थी। भव्य हॉल पूरी तरह से शांत था। इस अचानक हुए घटनाक्रम से हर कोई सहम गया था। सेराफिन ने त्योहारी चढ़ाई और आगे बढ़ी। आप लोग कौन हैं? मेरे थॉर्न परिवार की सगाई की पार्टी में घुसपैठ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? लिसांड्रा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधे मेरे पास चलकर आई। उसने मेरे माथे पर खून बहते घाव और मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान को देखा। उसकी आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तुम्हें किसने मारा? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक भयानक दमनकारी भार था। मैं नहीं बोला। मैंने बस अपना सिर सेराफिन को देखने के लिए घुमाया। लिसांड्रा मुड़ी। उसकी हाई हील्स की आवाज आ रही थी क्योंकि वो कदम दर कदम सीधे सेराफिन तक चली गई। क्या तुमने इसे मारा? मैंने इसे मारा तो क्या? हालांकि सेराफिन थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। उसने हठपूर्वक दिखावे को बनाए रखने की कोशिश की। उसने वैलन की अंगूठी चुराई थी। मैं अपने ही कुत्ते को सबक सिखा रही थी। दूसरों के मामलों में दखल देने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। कुत्ता? लिसांड्रा ने ताना मारा। अगले ही सेकंड सेराफिन के चेहरे पर बेदर्दी से एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। इस थप्पड़ के सरासर बल ने सेराफिन को फर्श पर गिरा दिया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। पूरी भीड़ सामूहिक झटके में हाँफने लगी। सेराफिन! वैलेन चिल्लाया और तुरंत सेराफिन को उठने में मदद करने के लिए खुद को उस पर फेंक दिया। पागल औरत! तुम्हें किसी को मारने का क्या अधिकार है? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी कहाँ है? इन्हें बाहर निकालो! सेराफिन ने अपने सूजे हुए गाल को पकड़ लिया, लिसांड्रा को पूरी अविश्वास में घूरते हुए। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। लिसांड्रा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कूड़े के ढेर को देख रही हो। अगर तुम उस आदमी को छूने की हिम्मत करती हो जो मेरा है, लिसांड्रा क्रॉफ्ट का, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत आई है। तुम्हारा आदमी? सेराफिन जम गई। उसने मुझे देखा, फिर लिसांड्रा को देखा और अचानक हंसने लगी। लूसियन, तुम निश्चित रूप से सक्षम हो। मैं देख रही हूं कि तुमने अभी अभी मेरे द्वारा ठुकराए जाने के बाद तुरंत मुड़कर एक शुगर मॉमी को पकड़ लिया है। क्या ये औरत क्लब से तुम्हारे द्वारा किराए पर ली गई कोई एक्स्ट्रा है? वो काफी विश्वासप्रद रूप से अभिनय कर रही है। मेरे बड़े भाई इवांडर का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो मेरे पास आए और मेरा कंधा थपथपाया। लूसियन, क्या यही वो औरत है जिसके लिए तुमने 3 साल तक खुद को शिकायत का शिकार बनाया, बस एक एहसान चुकाने के लिए? नितांत मूर्खतापूर्ण। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। बड़े भाई, मैं अंधा था। बड़े भाई? सेराफिन की मुस्कान कठोर हो गई। वो अंततः महसूस करती हुई लग रही थी कि कुछ बहुत गलत था। लिसेंड्रा ने हॉल में मेहमानों पर अपनी निगाह दौड़ाई। मुझे इसका परिचय देने दें। ये राजधानी के वैनगार्ड ग्रुप का दूसरा युवा मास्टर है और ये मेरा लिसेंड्रा क्रॉफ्ट का मंगेतर भी है, लूसियन वैनगार्ड। जैसे ही वे शब्द बोले गए, ऐसा लगा जैसे पूरे हॉल में एक भारी बम गिरा दिया गया हो। सभी की आंखें गहरे सदमे में चौड़ी हो गईं। वैनगार्ड ग्रुप? वो वैनगार्ड परिवार जो पूरे देश की आर्थिक जीवन रेखा को नियंत्रित करता था। लूसियन वास्तव में वैनगार्ड परिवार का दूसरा युवा मास्टर था। ये कैसे संभव था? हे भगवान! थॉर्न परिवार ने इस बार वास्तव में एक स्टील की प्लेट पर लात मारी थी। सेराफिन का चेहरा तुरंत भयंकर पीला पड़ गया। वो मुझे ध्यान से घूर रही थी। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे। असंभव! यह असंभव है। तुम स्पष्ट रूप से एक कंगाल लूजर हो जो पैसे के लिए अपना सम्मान फेंक देगा। तुम्हारी बहन अभी भी अस्पताल में मेरे पैसों पर जीवित है। मैंने उसके टूटते हुए व्यवहार को देखा। मेरे दिल में किसी भी तरह की हलचल पूरी तरह से रहित थी। सेराफिन, मेरी बहन के मेडिकल खर्च का भुगतान 3 साल पहले ही, 10 साल पहले ही कर दिया गया था। मैं केवल तुम्हारे साथ इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने उस समय मेरी जान बचाई थी। मैंने उनसे 3 साल तक तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था। अब जब 3 साल पूरे हो गए हैं, तो तुम और मैं पूरी तरह से बराबर हैं। मैंने मुड़कर अपने बड़े भाई को देखा। भाई, चलो चलते हैं। रुको! वैलेन अचानक खड़ा हो गया। उसने स्पष्ट रूप से अभी भी स्थिति को नहीं समझा था। चीजों को उबारने के लिए अपनी सामान्य जोड़ तोड़ वाली चालों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। लूसियन, भले ही तुम वैनगार्ड परिवार के युवा मास्टर हो,
तुम मेरी अंगूठी नहीं चुरा सकते। मेरी अंगूठी अभी वापस दो। मेरे भाई इवांडर ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा। बहुत शोर है। उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने तुरंत आगे बढ़कर वैलन के घुटनों के पिछले हिस्से पर जोर से लात मारी। वैलन ने एक दर्दनाक चीख मारी और फर्श पर अपने घुटनों के बल भारी रूप से गिर गया। क्या हमारे वैनगार्ड परिवार का कोई युवा मास्टर कभी तुम्हारे कचरे के टुकड़े की परवाह करेगा? मेरे भाई ने ठंडी सांस ली, मुझे बांह से पकड़कर गर्व से थॉर्न विला से बाहर निकल गए। लिसांड्रा सबसे पीछे चल रही थी। उसने सेराफिन पर अंतिम नज़र डालने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके होठों के कोने में एक मजाकिया वक्र खिंच गया। मिस थॉर्न, वैनगार्ड परिवार के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहें। वैनगार्ड एस्टेट लौटकर मैंने नहाया और साफ कपड़े पहने। मेरे माथे के घाव का इलाज पहले ही निजी डॉक्टर द्वारा किया जा चुका था। विशाल स्टडी में बैठकर मैंने रात के दृश्यों को देखा और रुकी हुई हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। घुटन और सहनशीलता के ये 3 साल आखिरकार आज रात समाप्त हो गए थे। मेरा भाई डेस्क के पीछे बैठा था, अपने हाथों में दस्तावेजों को पलट रहा था। मैंने थॉर्न परिवार की पृष्ठभूमि की पूरी जांच की है, उसने बिना ऊपर देखे कहा। इन वर्षों में सेराफिन ने ओल्ड मिस्टर थॉर्न द्वारा छोड़ी गई नींव पर भरोसा करते हुए अहंकारपूर्ण और दबंग तरीके से काम किया है और उसने कई लोगों को नाराज किया है। थॉर्न ग्रुप की कैपिटल चेन पहले से ही बहुत तंग थी। मेरी तरफ से बस एक छोटे से धक्के के साथ वे 1 महीने भी नहीं टिकेंगे। मैं ये पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ बड़े भाई, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। दूसरी ओर थॉर्न विला में इस तमाशे की वजह से सगाई की पार्टी खटास के साथ खत्म हो गई थी। मेहमान प्लेग से बचने की तरह जल्दी में भाग गए थे। सेराफिन खाली भव्य हॉल में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके गाल लाल और सूजे हुए थे और वो एक पागल औरत की तरह लग रही थी। वैलन उसके पास घुटने टेक कर बैठा था, सावधानी से उसके चेहरे पर एक आइस पैक लगा रहा था। सेराफिन, अब और नाराज मत हो। वो लूसियन झूठ बोल रहा होगा। वो वैनगार्ड परिवार का दूसरा युवा मास्टर कैसे हो सकता है? अगर उसके पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि होती तो वो 3 साल तक एक विकल्प के रूप में तुम्हारे साथ स्वेच्छा से कैसे रह सकता था? वेलन के शब्द एक जीवन रेखा की तरह थे जिस पर सेराफिन ने बेताबी से पकड़ बना ली थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो अचानक उठ खड़ी हुई, उसकी आंखों में फिर से एक पागल चमक जग उठी। वो पक्का नाटक कर रहा होगा। वो लिसांड्रा नाम की महिला निश्चित रूप से कोई ऐसी थी जिसे उसने पैसे देकर काम पर रखा था। वो बस इस तरीके का इस्तेमाल मुझसे बदला लेने और मुझे अपमानित करने के लिए करना चाहता है। मैं, सेराफिन थॉर्न, उसकी गंदी, ओछी हरकतों से बिल्कुल नहीं डरूंगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कंपनी के वित्तीय निदेशक का नंबर डायल किया। मेरे लिए तुरंत वैनगार्ड ग्रुप की गतिविधियों की जांच करो। साथ ही उस 50 मिलियन वाले बैंक कार्ड को तुरंत फ्रीज कर दो जो मैंने लूसियन को दिया था। उसे एक पैसा भी मत निकालने देना। फोन के दूसरे छोर से वित्तीय निदेशक की कांपती हुई आवाज आई। अध्यक्ष अध्यक्ष थॉर्न, ये बुरा है। हमारी कंपनी के सभी प्रमुख विदेशी प्रोजेक्ट अचानक रोक दिए गए हैं। इसके अलावा बैंकों ने हमारे ऋण कोटे को कड़ा कर दिया है। हमारी कैपिटल चेन टूट गई है। सेराफिन का फोन खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर गिर गया। उसके पैर जवाब दे गए और वो सोफे पर गिर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वैलन भी घबरा गया। सेराफिन, क्या हुआ? दफा हो जाओ। सेराफिन ने हिंसक रूप से उसे दूर धकेल दिया। एक सिर कटी मक्खी की तरह लिविंग रूम में घूमने लगी। यह असंभव है। लूसियन के पास इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछने जा रही हूँ। अगली सुबह वैनगार्ड ग्रुप के मुख्यालय भवन में एक विशेष रूप से बने बेस्पोक सूट पहने और एक दर्जन से अधिक शीर्ष अधिकारियों से घिरे हुए मैं राष्ट्रपति के विशेष एलिवेटर से बाहर चला। जैसे ही मैं लॉबी में पहुंचा, मैंने एक हंगामा सुना। मुझे अंदर जाने दो, मैं लूसियन को देखना चाहती हूँ। सेराफिन को दरवाजे पर कई सुरक्षा गार्डों ने रोक रखा था। वो चिल्ला और चीख रही थी जिसमें लालित्य एलिगेंस का एक कतरा भी नहीं था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बेतहाशा मेरी ओर हाथ हिलाया। लूसियन, यहाँ बाहर आओ। मैं अपने कदमों में रुक गया, उसे ठंडेपन से देखते हुए। ये देखकर सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उसे बाहर धकेलने के लिए अपना जोर बढ़ा दिया। मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं थॉर्न ग्रुप के अध्यक्ष हूं। सेराफिन ने इतना हिंसक संघर्ष किया कि उसकी एक हाई हील खो गई। मैंने अपना हाथ हिलाकर सुरक्षा गार्डों को उसे जाने देने का इशारा किया। सेराफिन तुरंत मेरे पास दौड़कर आई, भारी सांसें लेते हुए मुझे घूरने लगीं। लूसियन, तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए कौन से घृणित तरीके इस्तेमाल किए? उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी। सेराफिन, अभी भी
क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ घर घर खेल रहा हूँ? तुम खुद को समझती क्या हो? अगर ये ओल्ड मिस्टर थॉर्न की खातिर नहीं होता, तो थॉर्न ग्रुप 3 साल पहले ही दिवालिया हो गया होता। तुम झूठ बोल रहे हो, सेराफिन चिल्लाई। मेरे दादाजी को खुद को बचाने के लिए तुम्हारे जैसे कंगाल लूजर की क्या आवश्यकता हो सकती है? तुम स्पष्ट रूप से पैसे के लिए मेरे साथ रहे। मैंने अपना सिर हिलाया। उसे कुछ भी समझाने की इच्छा भी नहीं थी। जो चाहो सोचो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी दूंगा। थॉर्न ग्रुप का दिवालिया होना तो बस शुरुआत है। हर एक चीज जो तुम पर मेरी बकाया है, मैं तुम्हारे साथ उसका हिसाब चुकता करूंगा, एक एक करके। इतना कहने के बाद मैं जाने की तैयारी करते हुए मुड़ा। सेराफिन अचानक आगे उछली, बेताबी से मेरी बांह पकड़ ली। लूसियन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी औरत हूं। क्या तुम इन 3 सालों को भूल गए जो हमने साथ बिताए हैं? मैंने घृणा के साथ उसका हाथ झटक दिया। सेराफिन, अपनी चापलूसी करना बंद करो। इन 3 सालों में क्या तुमने कभी मेरी एक उंगली को भी छुआ है? हर बार जब तुमने मुझे देखा, तो तुम उस बेकार कचरे के टुकड़े वैलन के बारे में सोच रही थी। अब जबकि वो वापस आ गया है, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? तुम यहां मुझे ढूंढने के लिए क्यों दौड़ कर आई हो? मैं सेराफिन मेरे जवाब से निरुत्तर रह गई। ठीक उसी क्षण लिसांड्रा अपनी हाई हील्स में बाहर से अंदर चली आई। वो मेरे पास आई और स्वाभाविक रूप से मेरे साथ हाथ मिला लिया। लूसियन, इस तरह के कचरे पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने सेराफिन को तिरस्कार से ऊपर से नीचे तक देखा। मिस थॉर्न, मेरा सुझाव है कि आप जल्दी वापस जाएं और दिवालियापन परिसमापन लिक्विडेशन की तैयारी करें। अगर आप और इंतजार करती हैं, तो भागने के लिए आपके पास प्लेन का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। सेराफिन ने मेरी बांह पकड़े लिसांड्रा को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में पागलपन भरी ईर्ष्या की चमक थी। लिसांड्रा, बहुत जल्दी अहंकारी मत बनो। लूसियन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो केवल मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ है। लिसांड्रा ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रही हो। सेराफिन, क्या तुम्हें उत्पीड़न व्यामोह परसिक्यूशन पैरानोया है? लूसियन मुझसे प्यार करता है या नहीं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। दूसरी ओर, तुमने झूठ से भरे एक दो मुंहे जोड़ तोड़ करने वाले मैनिपुलेटर के लिए थॉर्न परिवार की सदियों पुरानी नींव को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे दादाजी को अंडरवर्ल्ड परलोक में इसके बारे में पता चला, तो वे शायद इतने क्रोधित होंगे कि वापस जीवित हो जाएंगे। चुप रहो, तुम्हें वैलन का अपमान करने की अनुमति नहीं है। सेराफिन एक बिल्ली की तरह चीखी जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया हो। वैलन वो इंसान है जो दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। उस समय जब मेरा अपहरण कर लिया गया था, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वो 3 दिन और 3 रातों तक अंधेरे में मेरे साथ रहा, और उसने मेरे लिए एक चाकू भी खाया। लूसियन आखिर क्या है? वो एक नीच विकल्प के अलावा कुछ नहीं है। वे बातें सुनकर मैं उपहास में जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। तुम किस बात पर हंस रहे हो? सेराफिन ने मुझे गुस्से से घूरा। लिसांड्रा ने आह भरी। उसने अपने बैग से एक मोटा दस्तावेज फोल्डर निकाला। सेराफिन, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत अफसोस होता है। तुम्हें इन सभी वर्षों में मूर्ख बनाया गया है, और तुम अभी भी अपने दुश्मन को अपना उद्धारकर्ता मानती हो। उसने वो दस्तावेज फोल्डर जोर से सीधे सेराफिन के चेहरे पर फेंक दिया। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और खुद साफ साफ देखो कि उस समय तुम्हें बचाने वाला असल में कौन था। फोल्डर फर्श पर बिखर गया, जिससे अंदर की तस्वीरें और दस्तावेज सामने आ गए। सेराफिन एक पल के लिए जम गई, फिर नीचे झुकी और एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक किशोर लड़का था, खून से लथपथ, एक बेहोश लड़की को अपनी पीठ पर लादे हुए कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। हालांकि लड़के का प्रोफाइल कीचड़ से सना हुआ था, फिर भी कोई भी आसानी से पहचान सकता था कि वो मैं था, और वो बेहोश लड़की सेराफिन ही थी। ये ये क्या है? सेराफिन के हाथ कांपने लगे। उसने फर्श पर पड़े दस्तावेजों को बेतहाशा पलटा। अंदर उस वर्ष की पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल के आपातकालीन बचाव रिकॉर्ड और यहां तक कि अपहरणकर्ताओं के कबूलनामे भी थे। हर एक सबूत साफ साफ इशारा कर रहा था कि जो व्यक्ति उस छोड़े गए कारखाने में 3 दिन और 3 रातों तक उसके साथ रहा और अंततः उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो लूसियन था, वैलन नहीं। असंभव, यह असंभव है। सेराफिन ने बेतहाशा अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। वैलन के पास स्पष्ट रूप से वो जेड पेंडेंट था जो मैंने उस समय अपने उद्धारकर्ता के लिए छोड़ा था। वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने उसे ठंडेपन से देखा। वो जेड पेंडेंट मेरी माँ की निशानी थी। जब मैंने उस समय तुम्हें बचाया था, तो मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और कोमा में चला गया था। वैलन ने मौका पाकर मेरा जेड पेंडेंट चुरा लिया और तुम्हारा उद्धारकर्ता बन बैठा।
मेरे जागने के बाद ओल्ड मिस्टर थॉर्न को सच्चाई पता चल गई। मेरे प्रति आभारी महसूस करते हुए उन्होंने तुम्हें मेरे साथ उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उन्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। क्या अफसोस है, न केवल तुम अंधी हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी अंधा है। सेराफिन मानो बिजली गिरने जैसी स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर फर्श पर गिर गया। वह अपने हाथों में तस्वीरों को खाली नजर से घूरती रही। कागज पर मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। तो जिसने पूरा समय अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा, मुझे डरो मत कहा, वह तुम थे। जिसने मेरे लिए चाकू खाया, जिसकी पीठ पर आधा मीटर लंबा निशान रह गया, वो भी तुम थे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं रह गया था। सेराफिन, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। अब से कभी भी मुझे घृणित महसूस कराने के लिए वापस मत आना। मैंने लिसांड्रा का हाथ पकड़ा और इमारत के अंदर जाने के लिए मुड़ा। पीछे से सेराफिन की दिल चीर देने वाली पीड़ादायक चीखें आ रही थीं। लूसियन, मत जाओ, मुझे समझाने का मौका दो। सुरक्षा गार्डों ने उसे बेरहमी से खींचकर बाहर कर दिया। सेराफिन एक पागल औरत की तरह भागकर थॉर्नविला वापस गई। वैलन सोफे पर बैठा था, इत्मीनान से रेड वाइन पी रहा था। यह हिसाब लगा रहा था कि थॉर्न परिवार से एक और रकम कैसे निकाली जाए। धड़ाम! मुख्य दरवाजे जोर से खोले गए। सेराफिन अपनी लाल आंखों के साथ अंदर घुसी। उसके हाथों ने उन दस्तावेजों को कसकर पकड़ा हुआ था। सेराफिन, तुम वापस आ गई। उस लूजर लूसियन ने क्या कहा? वैलन हमेशा की तरह अपनी जोड़ तोड़ वाली दयनीय शक्ल बनाते हुए जल्दी से उसका स्वागत करने गया। चटाक! सेराफिन ने अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिससे सीधे वैलन के मुंह से खून निकलने लगा। सेराफिन, तुमने मुझे क्यों मारा? वैलन ने अपना चेहरा पकड़ा, पूरी तरह से पीड़ित दिखते हुए। तुम्हें मारा? काश मैं तुम्हें जान से मार सकती। सेराफिन ने गुस्से में दस्तावेजों को उसके चेहरे पर दे मारा। वैलन, तुम धोखेबाज! तुमने लूसियन का जेड पेंडेंट चुराया और मेरे उद्धारकर्ता बन बैठे। तुमने इन सभी वर्षों में मुझे मूर्ख बनाया। फर्श पर बिखरे दस्तावेजों को देखकर वैलन का चेहरा तुरंत भयंकर रूप से पीला पड़ गया। वो जानता था कि वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, लेकिन उसने फिर भी बहस करने की कोशिश की। सेराफिन, मेरी बात सुनो। ये सब लूसियन ने जाली बनाए हैं। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। चुप रहो! सेराफिन हिस्टीरियाई रूप से दहाड़ी। निकल जाओ, अभी थॉर्न के घर से निकल जाओ। वैलन का नकाब पूरी तरह से फट चुका था। ये देखकर कि उसकी योजना उजागर हो गई है, उसने अब दयनीय होने का नाटक नहीं किया। सेराफिन, तुम इतना ऊंचा और महान होने का नाटक क्यों कर रही हो? उसने अपने मुंह से खून पोंछते हुए ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी वो ऊंचे और महान दर्जे की मिस थॉर्न हो? थॉर्न ग्रुप दिवालिया होने वाला है। तुम अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं वाली एक कंगाल लूजर हो। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि तुम्हारा अभी भी थोड़ा सा उपयोग था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस आने और तुम्हारे जैसी खराब स्वभाव वाली पागल औरत की सेवा करने के लिए तैयार होता? सेराफिन की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वो अपने सामने वाले आदमी को पहली बार देख रही हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम एक बेवकूफ हो। वैलन ने शातिर तरीके से कोसा। तुम्हारे पास लूसियन जैसा एक शानदार ट्रम्प कार्ड था, और तुमने अपनी खुद की मूर्खता से उसे जबरदस्ती भगा दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुम अभी भी मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं यहाँ रुकूं और तुम्हारे साथ भूखों मरूं? ये कहने के बाद वैलन मुड़ा और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। उसने बेतरतीब ढंग से कुछ कीमती सामान पैक किया और बिना पीछे मुड़े थॉर्न का घर छोड़ दिया। सेराफिन ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। वह पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस पर उसे इतना गर्व था, वह प्यार जिस पर वह दृढ़ता से विश्वास करती थी, सब नकली था। और जिस व्यक्ति ने वास्तव में अंधेरे में उसकी रक्षा की थी, जिसने वास्तव में उससे प्यार किया था, उसे उसने अपने हाथों से रसातल अंधेरे में धकेल दिया था। पछतावा एक विषैले सांप की तरह उसके दिल को कुतर रहा था। लूसियन, मुझे माफ कर दो। लूसियन, वह खुद से बड़बड़ाती हुई विला से बाहर लड़खड़ाती हुई निकली और मूसलाधार बारिश में भाग गई। उस रात वैनगार्ड एस्टेट के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। सेराफिन पूरी तरह से भीग चुकी थी। वैनगार्ड परिवार के नक्काशीदार लोहे के दरवाजों के बाहर घुटनों के बल बैठी थी। उसका कमजोर शरीर तूफान में कांप रहा था। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद था। लूसियन, मैं तुमसे विनती कर रही हूं, बस एक बार मुझसे मिल लो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। वो बेताबी से लोहे के दरवाजों को पीट रही थी।
बारिश की रात में उसकी आवाज़ बहुत ही दुखद और तीखी लग रही थी। गेट के अंदर एक सुरक्षा गार्ड छाता पकड़े खड़ा था, जो उसे भावहीन होकर देख रहा था। मिस थॉर्न, बेहतर होगा आप वापस चली जाएं। दूसरे युवा मास्टर आराम कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो बाहर नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगी। सेराफिन हठपूर्वक जमीन पर घुटने टेके बैठी रहीं। बारिश को उस गरिमा को धोने दे रही थी जिस पर उसे पहले बहुत गर्व था। दूसरी मंजिल की स्टडी में मैं फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास खड़ा था। दरवाजों के बाहर की उस आकृति को ठंडेपन से नीचे देख रहा था। लिसांड्रा एक कप गर्म दूध लिए हुए मेरे पास आई। वे 2 घंटे से वहां घुटने टेके हुए हैं। क्या तुम उसे देखने जाना चाहते हो? मैंने दूध लिया और एक घूंट पिया। मिलते हैं। कुछ चीजों को स्पष्ट करना जरूरी है। मैंने एक काला छाता उठाया और विला से बाहर निकला। भारी लोहे के दरवाजे धीरे धीरे खुले। जब सेराफिन ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में खुशी की उम्मीद की एक किरण जग उठी। वह वस्तुतः रेंगती हुई आई और मेरे पैरों से लिपट गई। लूसियन, तुम आखिरकार मुझे देखने के लिए राजी हो गए। मुझे माफ कर दो, मैं ही अंधी थी। मैं उस जानवर वैलन के धोखे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो, ठीक है? चलो फिर से शुरू करते हैं। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बारिश और आंसुओं के मिश्रण से ढका हुआ था, जो बेहद दयनीय और नीच लग रहा था। उस समय तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे। तुम अभी भी मुझे अपने दिल में रखते होगे, है ना? जब तक तुम मुझे माफ कर देते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारा विकल्प बन सकती हूं। मैं तुम्हें प्लेटें सर्व कर सकती हूं। बस कृपया मुझे मत छोड़ो। मैंने धीरे से उसके हाथों को दूर धकेल दिया और एक कदम पीछे हट गया। देर से मिला प्यार खरपतवार से भी सस्ता होता है। सेराफिन, वो लूसियन जो तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, उसे तुम्हारे ही बेसमेंट में तुम्हारे ही हाथों से पीट पीट कर मार डाला गया। सेराफिन का पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसने मुझे पूरी निराशा के साथ देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगले महीने मैं और लिसांड्रा सगाई कर रहे हैं। मैंने शांति से अंतिम प्रहार किया। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो कभी भी मेरे सामने मत आना, वरना मुझे थॉर्न परिवार को और भी अच्छी तरह से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और एस्टेट में वापस चला गया। लोहे के दरवाजे मेरे पीछे भारी रूप से बंद हो गए। लूसियन! सेराफिन ने एक दिल चीर देने वाली चीख मारी और जमने वाली बारिश में पूरी तरह से बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद थॉर्न ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर दिवालियापन घोषित कर दिया। सेराफिन के पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। कभी अहंकारी रूप से अजेय रहा थॉर्न परिवार पूरी तरह से ढह गया। पैसे लेकर भागे वैलन का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही वो विदेश भागा, मेरे बड़े भाई द्वारा व्यवस्थित लोगों ने उसे निशाना बनाया। उसने जो भी पैसा लिया था वो पूरी तरह से लूट लिया गया और उसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक अवैध काली कोयला खदान में बेच दिया गया, ताकि वो इस जन्म में फिर कभी दिन का उजाला न देख सके। जहां तक सेराफिन का सवाल है, उसने अपने पिता के मेडिकल बिलों के लिए मुश्किल से पर्याप्त पैसे जुटाने के लिए अपने सभी गहने और डिजाइनर बैग बेच दिए। वह उस उच्च और शक्तिशाली धनी उत्तराधिकारिणी से एक साधारण व्यक्ति बन गई, जिसे केवल कुछ $100 के लिए दूसरों के सामने झुकना और गिड़गिड़ाना पड़ता था। लेकिन इस सब का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं था। पलक झपकते ही अगला महीना आ गया। लिसांड्रा के साथ मेरी सगाई की पार्टी राजधानी के शीर्ष लग्जरी होटल में आयोजित की गई थी। स्थान को राजनीतिक और व्यापारिक हलकों के सभी शीर्ष हस्तियों की उपस्थिति के साथ असाधारण और रोमांटिक रूप से सजाया गया था। एक शुद्ध सफेद बीस्पोक सूट पहने हुए मैं स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था। लिसांड्रा को अपने पिता की बांह पकड़े हुए धीरे धीरे मेरी ओर आते देख रहा था। वह आज लुभावनी रूप से सुंदर लग रही थी। जैसे ही मास्टर ऑफ सेरेमनी हमारी सगाई की घोषणा करने वाले थे, बैंक्वेट हॉल के दरवाजे अचानक खुल गए। फटे पुराने कपड़े पहने, थकी हुई और कमजोर दिखने वाली एक महिला लड़खड़ाती हुई अंदर आई। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़े। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ लूसियन को ढूंढने आई हूँ। महिला बेतहाशा संघर्ष कर रही थी। उसकी आवाज कर्कश और भयानक थी। सभी मेहमानों ने त्योहारी चढ़ाई और रास्ता बना लिया। मैंने करीब से देखा और महसूस किया कि वो वास्तव में सेराफिन थी। उसने वो सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसे तब सबसे ज्यादा पसंद थी जब हम पहली बार मिले थे। सिवाय इसके कि पोशाक अब धुल धुल कर पुरानी, पीली और फटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कंधों पर लिपटे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था और उसकी आंखों के सॉकेट गहराई से धंसे हुए थे, जिससे वह 10 साल बड़ी लग रही थी। लूसियन! वह सुरक्षा कर्मियों से छूटकर लड़खड़ाती हुई मंच के सामने आ गई। लूसियन,
तुम मुझसे सगाई नहीं कर सकते। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें विनती से भरी थीं। मेरे पिता मर गए। अस्पताल ने उनकी दवाएं बंद कर दीं और कल रात उनकी मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास केवल तुम हो। वह रोती हुई मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ चलो, ठीक है? चलो वापस उन दिनों में चलते हैं जो हमारे पास थे। मैं कभी भी फिर से अपना आपा नहीं खोऊंगी। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। उसकी विक्षिप्त स्थिति को देखते हुए मुझे अपने दिल में दया की एक भी बूंद महसूस नहीं हुई। सेराफिन, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? मैंने उसे ठंडेपन से देखा। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम थी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम आज यहाँ मेरी सगाई की पार्टी में तमाशा करने आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को अभी तक पर्याप्त रूप से अपमानित नहीं किया है? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ। उसने बेतहाशा अपना सिर हिलाया। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लूसियन, तुम बस मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? लिसांड्रा ने ताना मारा, मुझे पीछे करने के लिए आगे बढ़ते हुए। सेराफिन, क्या तुम इसे प्यार कहती हो? इसे स्वार्थ कहा जाता है। इसे अधिकार जताने की लालसा कहा जाता है। तुमने लूसियन को कभी अपने बराबर नहीं देखा। तुमने उसे केवल एक कुत्ता समझा जिसे तुम आदेश दे सकती थी। अब जब तुम बेसहारा हो तो तुम मुड़ना चाहती हो और पूंछ हिलाते हुए उससे दया की भीख मांगना चाहती हो। क्या तुम इसके लायक भी हो? लिसांड्रा के शब्द तेज खंजर की तरह थे जो सेराफिन के दिल में बेदर्दी से चुभ रहे थे। चुप रहो, तुम नीच कुतिया! सेराफिन अचानक पूरी तरह से पागल हो गई। अपने दांत दिखाते हुए और अपने पंजे घुमाते हुए लिसांड्रा पर झपटी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम ही हो जिसने मेरे लूसियन को चुरा लिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तेज सजगता रिफ्लेक्सेस के साथ मैंने लिसांड्रा को अपने पीछे खींचा और तुरंत अपना पैर उठाया। सेराफिन के पेट में बेदर्दी से लात मारी। सेराफिन ने एक दर्दनाक चीख मारी और एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गई। फर्श पर भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे बाहर फेंक दो, मैंने तीखे स्वर में आदेश दिया। कई सुरक्षा गार्ड तुरंत आगे बढ़े। सेराफिन को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटने लगे। लूसियन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम भूल गए? सेराफिन, यहां तक कि घसीटे जाने के दौरान भी मुझे घूरती रही, पूर्ण निराशा की एक दहाड़ छोड़ते हुए। मैं उसके पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। सेराफिन, तुम गलत समझ रही हो। उस समय मैंने तुम्हें बचाया था, न कि तुमने मुझे। तुम्हारे थॉर्न परिवार का जो एहसान मुझ पर था, वो मैंने पिछले 3 सालों में पूरी तरह से और हर तरह से चुका दिया है। आज से हमारे संबंध पूरी तरह से टूट चुके हैं। अगर तुमने कभी मेरे सामने आने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूं तुम अब की तुलना में 10,000 गुना अधिक दयनीय होगी। सेराफिन की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। उसने मेरी दृढ़ अडिग आंखों को देखा और अंततः महसूस किया कि उसने वास्तव में मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। उसने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया। सुरक्षा गार्डों को खुद को एक टूटे हुए चीथड़े रैग डॉल की तरह घसीटने दिया, अपने मुंह से एक हड्डी को जमा देने वाली दुखद हंसी निकालते हुए। हाँ 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 हाँ, संबंध पूरी तरह से टूट गए। तुम इतने क्रूर हो। भव्य दरवाजे जोर से बंद हो गए। उसकी हंसी को बाहर सील कर दिया। सगाई की पार्टी शांति की स्थिति में लौट आई। मैं मुड़ा और लिसांड्रा का हाथ पकड़ा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें डरना पड़ा। लिसांड्रा ने धीरे से मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को वापस दबाया। ठीक है, कचरा साफ होने पर ही हम वास्तव में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सेरेमनी की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी। उपस्थित सभी लोगों के आशीर्वाद के बीच मैंने लिसांड्रा की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई। कुछ महीने बाद राजधानी में सर्दी बहुत जल्दी आ गई थी। भारी बर्फबारी हो रही थी। मैं वैनगार्ड ग्रुप के राष्ट्रपति के कार्यालय में बैठा था, अपने हाथ में वित्तीय रिपोर्टों को पलट रहा था। मेरे बड़े भाई पीछे हट गए थे, आधिकारिक तौर पर समूह के भारी बोझ को मुझे सौंप दिया था। लिसांड्रा ने दरवाज़ा खोला और गर्म कॉफ़ी के 2 कप लिए हुए अंदर चली आई। पहले थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, प्रेसिडेंट वैनगार्ड, उसने कॉफ़ी मुझे सौंपते हुए मुस्कुराकर कहा। मैंने अपनी नाक के पुल को रगड़ा, कॉफ़ी ली और एक घूंट लिया। आज बाहर बर्फबारी काफ़ी भारी है। लिसांड्रा फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास गई, नीचे व्यस्त ट्रैफिक से भरी सड़कों को देखने लगी। हाँ, मैंने सुना है कि दक्षिण में पुराने ज़िले को जल्द ही तोड़ा जाने वाला है। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। सही कहा। अंदाज़ा लगाओ कि आज सुबह कंपनी आते समय मैंने किसे देखा। किसे? मैंने लापरवाही से पूछा। सेराफिन। ये नाम सुनकर कॉफ़ी का कप पकड़े हुए मेरा हाथ थोड़ा रुक गया। वो कहाँ है? दक्षिणी जिले में एक कचरा छांटने वाले स्टेशन के पास। लिसांड्रा ने आह भरी।
लगता है कि उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। फटे पुराने कपड़े पहने, बर्फीले तूफान के बीच में एक फफूंदी लगे उबले हुए बन के लिए बेघर लोगों के झुंड से लड़ रही थी। उसका मुंह तुम्हारा नाम बड़बड़ाता रहा, ये कहते हुए कि तुम आकर उसे घर ले जाओगे। मैं एक पल के लिए चुप रहा, कॉफी का कप डेस्क पर रखते हुए। क्या ऐसा है? मेरा लहजा शांत था, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। सेराफिन के अंत के बारे में न तो मुझे प्रतिशोध का कोई संतोषजनक रोमांच महसूस हुआ और न ही कोई सहानुभूति। उसने जो बोया था वही काटा। ये सब उसके अपने कर्मों का फल था। क्या नरम दिल महसूस कर रहे हो? लिसांड्रा ने एक भौं उठाई, मुझे आधी मुस्कान के साथ देखते हुए। मैं उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा दिल बहुत छोटा है, इसमें केवल तुम्हारे लिए ही जगह है। लिसांड्रा मेरी छाती से झुक गई और संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। ये हुई ना बात। कुछ दिनों बाद मैंने अपने सहायक को दक्षिणी जिले की यात्रा पर भेजा। ये सेराफिन को देखने के लिए नहीं था, बल्कि उस अनाथालय के विध्वंस डेमोलिशन के मामलों को संभालने के लिए था जो कभी थॉर्न परिवार का था। जब मेरा सहायक वापस लौटा तो उसने मुझे स्थिति की सूचना दी। प्रेसिडेंट वैनगार्ड, अनाथालय का मामला सुलझा लिया गया है। हालांकि मैंने यूं ही सेराफिन के बारे में खबरों के लिए आसपास पूछा। बोलो। मैंने अपना सिर उठाए बिना अपने दस्तावेजों की समीक्षा करना जारी रखा। परसों रात वो सड़कों पर जम गई थी। जब तक कोई उसे पाता तब तक वो मौत के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। बाद में उसे मनोरोग अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग पूरी तरह से ढह चुका है और इस जन्म में उसका कभी भी ठीक होना असंभव है। समझ गया, मैंने उदासीनता से स्वीकार किया। अब से आपको उसके संबंध में किसी भी मामले की रिपोर्ट मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। जी। प्रेसिडेंट वैनगार्ड। सहायक सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। मैंने अपना फाउंटेन पेन नीचे रखा और फ्लोर टू सीलिंग खिड़की की ओर चला। बाहर बर्फबारी रुक गई थी। बादलों को चीरती हुई धूप इस हलचल भरे शहर पर बिखर रही थी। एक विकल्प के रूप में जीने के वे 3 साल एक बेतुके सपने की तरह लगे। उस सपने में मैंने अंतहीन अपमान और पीड़ा सही, लेकिन उसी के कारण मैंने मानव स्वभाव की कुरूपता को भी स्पष्ट रूप से देखा। सेराफिन का अहंकार, व्यामोह और स्वार्थ ने अंततः उसे शाश्वत विनाश के रसातल में धकेल दिया, और मैं जीवन और मृत्यु की परीक्षा और अपनी गरिमा के कुचले जाने का अनुभव करने के बाद आखिरकार एक नए जीवन का स्वागत कर चुका था। शाम को मैं वैनगार्ड एस्टेट वापस चला गया। एप्रन पहने हुए लिसांड्रा रसोई में व्यस्त थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने अपना सिर बाहर निकाला। उसके चेहरे से एक गर्म मुस्कान छलक रही थी। तुम वापस आ गए। जल्दी से अपने हाथ धो लो, रात का खाना बस 1 सेकंड में तैयार हो जाएगा। मैं उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम्हारी सब पसंद की चीज़ें। उसने अपना सिर घुमाया और मेरे गाल पर एक चुंबन अंकित किया। उसकी चमकदार, खूबसूरत मुस्कान को देखकर मेरा दिल अभूतपूर्व शांति से भर गया। अतीत के काले बादल पूरी तरह छंट चुके थे। अब कोई उच्च और शक्तिशाली सेराफिन नहीं थी, कोई पाखंडी और जोड़ तोड़ करने वाला वैलन नहीं था। केवल मैं और लिसांड्रा थे, और वो भविष्य था जिसका हम एक साथ सामना करने वाले थे। लिसांड्रा, मैंने धीरे से पुकारा। चलो अगले महीने शादी कर लें। लिसांड्रा एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखों के किनारे थोड़े लाल हो गए। उसने अपने हाथ का स्पैटुला नीचे रखा, मुड़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। ठीक है। खिड़की के बाहर रात के आसमान में शानदार आतिशबाजी खिल उठी, जिसने पूरे शहर को रोशन कर दिया। मैंने अपनी प्रेमिका को कसकर पकड़ लिया, अतीत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। धन्यवाद हमेशा मेरे साथ रहने के लिए।